हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। फाइनली आप लोग जिस चीज़ का इंतजार कर रहे थे मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ। क्लास 12 हिस्ट्री का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसमें हम लोग जो टॉप लेवल पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जो कि आपको 100% ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मैं वही क्वेश्चन को इस वीडियो में इंक्लूड किया हूँ। सो आप लोग को वीडियो को ध्यान से और अच्छी तरह से इसको देख लेना है, सारे क्वेश्चन को नोट कर लेना है। अगर आप लोग नोट करना नहीं चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम पीडीएफ फाइल का लिंक दे दूंगा, या फिर आप लोग को अंत बता दूंगा आप लोग कैसे पीडीएफ को फ्री में बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी चार्ज नहीं लेगा, बिल्कुल फ्री में आपको 100% बिल्कुल फ्री में आपको पीडीएफ मिलेगा। तो आप लोग को अंत तक देखना है और अंत में बता दूंगा आप लोग कैसे डाउनलोड करना है बिल्कुल फ्री में, ठीक है। तो देख पा रहे हिस्ट्री सब्जेक्ट क्वेश्चन स्पेशली ये बोर्ड एग्जाम के लिए बनाया जा रहा है। तो एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। आप लोग किसी बोर्ड से हैं तो ये हर एक बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो है बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन करा है कि हड़प्पा सभ्यता में सभ्यता के विस्तार पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। कैसे इसके बारे में लिखना है आप लोग को मैं डिटेल से यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को लिखना है कि हड़प्पा सभ्यता जो एक कांस्य युग की सभ्यता है। ये जो ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछाता है कि हड़प्पा सभ्यता कौन सी युग की सभ्यता है, तो वो कांस्य युग की सभ्यता है। ये एक ऑब्जेक्टिव आपको इंक्लूड इसमें कर देना, ठीक है। और इसके बारे में क्षेत्रफल लिख देना है कि इसका क्षेत्रफल लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर तक है। और ये जो इसका एरिया लिखना है कि ये कौन कौन से मतलब राज्य को टच करता है और कौन कौन से जगह पे पड़ता है। तो उसके बारे में लिख देना है कि इसमें जो है पंजाब आते हैं, सिंध आते हैं, राजस्थान आते हैं, गुजरात आते हैं तथा बलूचिस्तान के कुछ भाग आते हैं और पश्चिम उत्तर भाग प्रदेश के सीमावर्ती भाग सम्मिलित है। तो सब लोग को पॉइंट बाय पॉइंट कवर करते जाना है। इस तरह लिखेंगे तो आपको पूरे 100% जो है आपको बिल्कुल फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। देखिए आप अंदाज किस तरह कि हड़प्पा सभ्यता है, कांस्य युग की सभ्यता है। इसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर तक है और ये फैला कहाँ तक है, तो पंजाब है, सिंध, राजस्थान, गुजरात और बलूचिस्तान के कुछ भाग और पश्चिम उत्तर में उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती भाग में सम्मिलित है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें लिखना है इस प्रकार इसका विस्तार उत्तर में इसका विस्तार जो है उत्तर में जो किया गया है वो कहाँ तक है, तो इसका विस्तार उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में जो नर्मदा नदी के मुहाने तक है, ठीक है। उत्तर में जम्मू में और दक्षिण में ये नर्मदा नदी के मुहाने में, और पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में बलूचिस्तान तक के मकराना समुद्र तट से और पूरब की ओर ये मेरठ तक है। यानी ये उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम में कौन कौन से जगह को छूता है वो चीज़ लिखना है, ठीक है। तो वो लिख देना है कि ये जम्मू कश्मीर जो है उत्तर में जम्मू कश्मीर ले और मतलब जम्मू कश्मीर से और दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने, ठीक है। पश्चिम में बलूचिस्तान के मकराना और समुद्र तट से लेकर उत्तर में जो है उत्तर पूर्व में मेरठ तक इसका मुख्य केंद्र है, ठीक है। और मतलब मेरठ तक है और इसका मुख्य जो केंद्र है कौन कौन सा है आप सभी ने पढ़ा होगा पहले से कि हड़प्पा जो है ये हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा मंतर है। तो हड़प्पा सभ्यता का पहला जो शहर खोजा गया था वो हड़प्पा खोजा गया था। कब क्या था 1921 को। उसके बाद मोहनजोदड़ो, ये भी इसका सबसे प्रमुख शहर है, सबसे बड़ा शहर है मोहनजोदड़ो, आप सभी को पता है, ठीक है। और ये लोथल, आलमगीर आदि ये सब जो है इसका मुख्य केंद्र है हड़प्पा सभ्यता का। तो इस तरह से आपको छोटे से अच्छे से एकदम पॉइंट बाय पॉइंट कवर कर देना है हड़प्पा सभ्यता के संक्षिप्त विस्तार बोले, या फिर आपको बोले कि हड़प्पा सभ्यता के विस्तार पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो आपको सिंपली एकदम समझ के एकदम सारी चीज़ को अच्छी तरह से पॉइंट बाय पॉइंट कवर कर देंगे। आपको एक भी पॉइंट, एक भी परसेंट, एक भी आपका मार्क्स नहीं कटेगा, इसमें एकदम फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे और पीडीएफ जब आप डाउनलोड करके एक बार रिविजन करेंगे तो पूरी तरह से आपको आ जाएगा। अगर आप लोग इस तरह का वीडियो और भी चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करेंगे, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट का हम लोग जल्दी लेके आएंगे। सो इसलिए आप लोग को डिपेंड करता है, जितना अधिक शेयर करते हैं, जितना अधिक आप लोग लाइक करते हैं, उतना जल्दी आपको इस तरह के क्वालिटी वाले कंटेंट के साथ आपको नोट्स के साथ बिल्कुल फ्री में आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो ये लोग आप पे डिपेंड करता है ये सब बातें। फिलहाल क्वेश्चन में दूसरा करा है कि जैन धर्म के उपदेश को लिखना है। आपको जैन धर्म में क्या उपदेश है, देखो ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, इस पर आपको कोई लॉन्ग नहीं लिखना है, मतलब जितना आप पूछे उतना लिखना है। ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनेंगे तो वो मार्क्स काट लेता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यही दिखाया था कि आप जो है नॉलेज जो दे रहे हैं वो किस हिसाब से दे रहे हैं, यानी क्वेश्चन जिस हिसाब से पूछ रहे हैं उस हिसाब से दे रहे हैं, या फिर अपने आप को दिखा रहे हैं कि हमको इतना चीज़ आता है इसके बारे में। तो एग्जाम में आपको वो नहीं दिखाना है कि हमको इस चीज़ पर इतना नॉलेज आता है तो हम पूरा भर दिए। एग्जाम में वो दे रहा है कि आपको मार्क्स के हिसाब लिखना है, यानी आपको ये भी सूचित कर देता है कि परीक्षार्थी इस मतलब क्वेश्चन को जो है इतने मार्क्स को जब वो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसको 100 वर्ड तक लिखना है, 100 से 150 वर्ड तक लिखना है, वो फिर आपको सुनिश्चित भी कर देता है। तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है, ये नहीं कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा और हम पूरा पेज फुल कर दिए, ऐसा गलती नहीं करना है। अक्सर एग्जाम में बताया था कि आप लोग पूरा पेज फुल करके आ जाना है। ये फुल तब करना है यानी कोई क्वेश्चन है उसका आंसर आपको नहीं आता है फिर भी कुछ बना के उसको आंसर में लिख देना है, ऐसे फुल करने की बात कही जाती है, न कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन उसको आप पूरा पेज फुल कर देंगे, ठीक है। तो
ऐसी गलती आप लोग को नहीं करना है, नहीं तो मार्क्स कटेगा इसमें। तो जैन धर्म के उपदेश को लिखना है। तो जैन धर्म के निम्नलिखित उपदेश है। पहला पॉइंट में अहिंसा, वो अहिंसा मतलब अहिंसा मतलब आप समझते हैं महात्मा गांधी जो अहिंसा का रास्ता चला, ना ही लड़ाई मार किसी से, ना ही दुश्मनी, इस टाइप की चीज़ को, दंगा फसाद, ये सबको अहिंसा मतलब दंगा फसाद ना हो, इस सबको अहिंसा कहते हैं। तो पहला पॉइंट था जैन धर्म का, वो था अहिंसा, याद रखेंगे क्या था, अहिंसा। नेक्स्ट जो पॉइंट था उसका था वेदों में विश्वास। जैन धर्म जो वो वेदों में विश्वास करते थे, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट में लिख देंगे कि वेदों में विश्वास, तो जैन धर्म जो वेदों में विश्वास था। आत्मा का अमृत, आत्मा का जो अमृत है ये जैन धर्म का कहावत है, ठीक है। और अगला पॉइंट लिखते हैं सभी जीवों के प्रति दया की भावना। जैन धर्म जो में थे वो सभी जीवों के प्रति उसको दया की भावना थी, वो सभी जीवों को मतलब दया की नज़र से देखते थे। जैसे कोई कीड़ा भी हो गया, उस कीड़े का कहीं पे बैठना ही होता था तो कीड़ा, छोटा छोटा कीड़ा क्यों ना जाए, उसको साफ करके अच्छी तरह से वहाँ पे उस जगह पे बैठते थे। यानी हर चीज, वो छोटी प्राणी हो या फिर बड़े प्राणी हो, हर जीवों के प्रति जैन धर्म जो है उसमें दया की भावना थी। तो ये था जैन धर्म के 4 मुख्य उपदेश। और ऐसे आप लोग लिख रहे हैं निम्नलिखित उपदेश, फिलहाल अगर 3 भी लिखेंगे तो चल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि भारत के विभाजन के 2 कारण बताएं। यानी भारत का जो विभाजन हुआ था इसका कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन प्रमुख अगर आपको पता है तो 2 कारण बताएंगे, क्योंकि आपको 2 मार्क्स समझा तो ज़्यादा आपको लॉग में नहीं लिखना, ठीक है। तो पहला कारण आप लिख देंगे कि अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति ने भारत में सांप्रदायिकता को जन्म दिया। यानी अंग्रेज ने मतलब अपना जो राज कायम किया, यहाँ पे फूट डाल और राजनीति कर, इस तरह की जो मतलब बातें कहकर भारत में रहने वाले लोगों को एक तरह का दंगा फसाद करवा दिया है कि हिंदू को मुस्लिम से लड़ा दिया, मुस्लिम को सिख से लड़ा दिया, यानी अलग अलग जो है जात पात को लड़ा दिया। इस तरह जो सांप्रदायिकता फैल गया और सांप्रदायिकता को जन्म दिया। और फिर बाद में क्या हुआ, भारत में जो विभाजन का रूप में परिणत हुआ और बाद में कहा गया कि ना हमको जो अलग एक देश चाहिए, इस तरह जो है भारत विभाजन का एक रूप बनाए और एक जो ये कारण हो जाएगा। दूसरा कारण यह था कि मुस्लिम लीग की स्थापना ने भारत के बंटवारे तथा पाकिस्तान की मांग को बल दिया। और फिर क्या हुआ पता आप सभी को, मुस्लिम लीग की स्थापना जो 1906 को हुई थी, और यह मुस्लिम लीग की स्थापना ने मुसलमान के प्रति जो है वो अपने आपको बताया कि हम लोग जो मुस्लिम है और हम लोग को इस देश में नहीं रहना है, वो क्या किया है कि अपने देश अलग पाकिस्तान का बनवा मतलब मांग करने लगा। फिर इस तरह जो है भारत बंटवारे के लिए, और ये भी कारण बन गया मुस्लिम लीग जैसे बना, तो फिर इसमें एक तरह का शक्ति मिल गया उन लोग को और इस तरह पाकिस्तान बन के ही रहा। इस तरह हम लिख सकते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना ने भारत के बंटवारे तथा पाकिस्तान की मांग को बल दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग करा कि अस्थायी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं, ठीक है। अस्थायी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में लिखना है। तो किस तरह हम लोग इसका आंसर लिखेंगे। तो 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बिहार, बंगाल, उड़ीसा में एक अस्थायी लगान लगाई गई। यानी कोई उसका अस्थायी नहीं था कि हाँ ये जो हर साल आपको इतना लगा लेगा, यानी कोई अस्थायी नहीं, एक तरह का अस्थायी लगाया गया था। नहीं, जितना मन मर्जी चाहे अपना, इस तरह का कह सकते हैं हम लोग। तो कॉर्नवालिस को क्या कहते हैं, इसने लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा क्या कहते हैं बिहार, बंगाल, उड़ीसा में एक अस्थायी लगान ली गई थी, जिसमें किसानों से अत्याचार करके, यानी बहुत ही उसको कह सकते हैं उस तरह किसान का बुरा स्थिति करके भू राजस्व के रूप में रकम ली जाती थी। यानी जबरदस्ती जिसको कहते हैं हम लोग एक तरह का कि देना है तो देना है, नहीं तो फिर मतलब निकाल दिया जाएगा, इस खेती मतलब खेती करने के लायक नहीं छोड़ा जाएगा, इस तरह के एक जुल्म कह सकते हैं उसको। तो क्या थी, अस्थायी लगान। सिंपल से आपको लिखना है 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बिहार, बंगाल, उड़ीसा में एक अस्थायी लगान लगाई गई थी, जिसमें क्या हुआ, किसान से अत्याचार करके भू राजस्व के रूप में, यानी भूमि से जो है उसका टैक्स के रूप में कि तुम जो खेती कर रहे हो उसका राजस्व मुझे चाहिए, राजस्व के रूप में रकम ली जाती थी। इसी व्यवस्था को जो है अस्थायी बंदोबस्त कहा जाता है। तो इस तरह करके आप लोग आंसर लिख देंगे, मतलब फुल मार्क्स का पूरा मार्क्स मिल जाएगा। बस आप लोग को अच्छी तरह से इसको रिवीजन कर लेना है। इसका नोट्स जैसे आपको बता रहे हैं बार बार डाउनलोड कर लेना है। कैसे डाउनलोड करना आप लोग अंत तक देख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और हम लोग का ये कहाँ क्वेश्चन आ गया, अस्थायी बंदोबस्त हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के सूफीवाद से आप क्या समझते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं और अक्सर आप एग्जाम में पूछे जाते हैं, 100% चांस है कि आपको इस बार भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। सूफीवाद से आप क्या समझते हैं, देखिए कह रहा है कि सूफीवाद जो है 19वीं सदी में मुद्रित एक अंग्रेजी शब्द है, याद रखेंगे। सूफीवाद जो है ये 19वीं सदी में मुद्रित किया गया था, इसको लिखा गया था और ये अंग्रेजी शब्द कहा गया इसको। इस शब्द का अर्थ विद्वानों के अनुसार अलग अलग दिया गया है, ठीक है। यानी अलग अलग विद्वान ने इस शब्द को अलग अलग मतलब निकाला इसका। जैसे इस्लाम ग्रंथ में इस शब्द का जो इस्तेमाल
तसव्वुफ़ के रूप में होता है। यानी एक तरह कह सकते हैं तसव्वुफ़ जिसको हम कहते हैं कि अच्छा सिलसिला कह सकते हैं, उसको बहुत ही तारीफ़ काबिल, वो तो उसको हम कह सकते हैं। तो इस तसव्वुफ़ के रूप में होता है, जो कि 12वीं-13वीं सदी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बाकायदा सूफीवाद के प्रचार प्रसार में जुड़ गए। ठीक है, सिंपली आपको इसका लिख देना है। सूफीवाद जो है 19वीं शताब्दी में मुद्रित की गई एक अंग्रेजी शब्द है। इस शब्द का मतलब अलग अलग विद्वान ने अलग अलग मत दिया, अलग अलग नाम दिया, लेकिन इस्लाम ग्रंथ में इसको तसव्वुफ़ के रूप में जाने जाते हैं। एक अच्छा जो है तारीफ़ काबिल जिसको कह सकते हैं, उसके बारे में जानते हैं। यानी बहुत ही एक इस्लाम की एक समझो जाने माने पहचाने लोग जो भी सूफ़ी से सिलसिला से संबंधित रखते हैं। ठीक है, और फिर क्या हुआ, यही 12वीं और 13वीं शताब्दी में जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, ये जो है सूफीवाद के प्रचार और प्रसार में लगे, और इस तरह जो भारत में सूफीवाद का जो है एक सिलसिला चला, और इस तरह सूफीवाद फैला भारत में। ठीक है, ये इस तरह करके आप लोग को आंसर लिख देना है। मैं आप लोग को समझाने थोड़ा डिटेल्स बता दिया हूँ। अब आगे आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे आप लोग आएंगे यहाँ पे वेबसाइट में, ठीक है, तो आप लोग को कुछ प्रचार वगैरह दिखेंगे वेबसाइट में। ठीक है, आपको एडवर्टाइजमेंट दिखेंगे, तो आपको सिंपली एक किसी एडवर्टाइजमेंट में क्लिक कर देना है। जैसे इस तरह का एडवर्टाइजमेंट दिखता है, तो क्लिक करने से कुछ तो होगा नहीं, बस आप लोग क्लिक करके थोड़ा पीछे आ जाना है। ठीक है, थोड़ी देर बाद उससे क्या होगा, हमको थोड़ा कुछ बेनिफिट मिल जाए। इतने मेहनत से आप लोग के लिए जो PDF वगैरह बना रहा हूँ, तो वो एडवर्टाइजमेंट में क्लिक करने से थोड़ा कुछ बेनिफिट मिलता है। तो अगर आप लोग हमारे बेनिफिट चाहते हैं, हमारे फ्री में आप लोग पढ़ाई करते हैं, कुछ आपके पेमेंट को अगर कुछ नहीं लिया था, तो इतना तो कर सकते हैं आप लोग। आपको जो वेबसाइट का लिंक दिया जाएगा, वहाँ जाकर के आप लोग को एडवर्टाइजमेंट करना है, मतलब एडवर्टाइजमेंट जो भी वगैरह दिखाएगा उसमें एक बार क्लिक कर देना। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, आपको पता भी होना चाहिए। कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो देखो इसका आंसर आपको किस तरह लिखना है कि तिथि निर्धारण करने की एक ऐसी वैज्ञानिक विधि, यानी डेट को निर्धारित करने की, यानी कौन सी वस्तु जो कितनी पुरानी है या फिर इस वस्तु का एज क्या है, तो सिंपल इसको लिख सकते हैं हम तिथि निर्धारित करने की, या फिर लिख सकते हैं डेट निर्धारित करने की ऐसी वैज्ञानिक विधि। ये जो विज्ञान द्वारा बनाया गया विधि है ये, इसलिए हम इसको कहते हैं वैज्ञानिक विधि। ठीक है, जिसके द्वारा पुरानी वस्तुओं का आयु ज्ञात करते हैं, यानी वस्तु जो है कितनी पुरानी है, जैसा लिख दिया होगा, अर्थात जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा अधिक होती है। यानी अगर कार्बन 14 जो है देखेगा, मतलब कोई पदार्थ निकाला जमीन के अंदर से और उसमें चेक करेगा कार्बन 14 की मतलब मदद के द्वारा कि इसमें कार्बन 14 जो है अधिक है या फिर कम है, तो अगर अधिक होगी तो उसकी आयु उतनी कम होती है। यानी जितना कार्बन अधिक होगी उतना उसकी आयु कम होती है। ठीक है, तथा जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितने कम होती है उस पदार्थ की आयु उतना अधिक होती है। जस्ट आपको उल्टा याद रखना है कि तिथि निर्धारण करने की कैसी विधि है, कार्बन 14 विधि लिखना है। तिथि निर्धारण करने की कैसी विधि वैज्ञानिक विधि है जिसके द्वारा हम लोग पुरानी वस्तुओं का आयु निकालते हैं। जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितना अधिक होगा उतना उसकी आयु कम होगी, जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा कम होगी उसका आयु उतना अधिक होगा। इस विधि को ही कार्बन 14 विधि कहता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, होप कि आपको पूरी तरह से याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मैं इंपोर्टेंट करा रहा हूँ, तो आप लोग को अच्छी तरह से इसको रिवीजन कर लेना है। कह रहा है कि पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। देखो इसका आंसर आप लोग किस तरह लिखना है। विज्ञान की वह शाखा जिसके माध्यम से जो है पृथ्वी के, तो क्या बता रहे थे हम लोग कि पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। तो देखो थोड़ा मतलब कुछ फ़ोन वगैरह था इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। तो कह रहा कि विज्ञान की वह शाखा जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों को खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है तथा उस काल में होने वाले घटनाओं जानकारी प्राप्त की जाती है, उसे पुरातत्व कहलाते हैं। अपनी भाषा में समझाएं आप लोग को कि विज्ञान की एक ऐसी शाखा है, यानी एक तरह कह सकते हैं उसको ब्रांच, जिसके माध्यम से जो होता है पृथ्वी के अंदर कोई भी वस्तु छिपी है। ठीक है, और जैसे अभी पता चला हड़प्पा सभ्यता के बारे में और भी बहुत सारे सभ्यता के बारे में पता चला, तो कोई भी वस्तु छिपी है, कोई भी सामग्री हो सकती है, चाहे कोई लोगों की मतलब मृत्यु हड्डी हो सकती है या फिर किसी भी तरह का सामान हो सकता है, वस्तु हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उस वस्तु को क्या करता है, वो निकालता है, उसके भौतिक जीवन के बारे में पता करता है, उसमें क्या हुआ था, कैसा चल रहा था, कैसा ज़माना था, इन सब की घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करती है। तो इसी को ही पुरातत्व कहलाती है। ठीक है, जो इन सारी चीज़ की जानकारी प्राप्त करती है उसको क्या करते हैं, पुरातत्व कहलाते हैं। अच्छी तरह से आप लोग एक बार रिवीजन कर लेंगे PDF से द्वारा। ठीक है, बाकी यहाँ से समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का कि रॉलेट एक्ट जो वो क्या है, रॉलेट एक्ट जो है वो क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। और देखिए कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा लगाया गया ऐसा कानून जिसमें जो किसी भी भारतीय को
बिना मुकदमा चलाए केवल संदेह के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि अंग्रेज द्वारा ये एक कानून लागू किया था जिसको काला कानून कहने से काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये ऐसा कानून था कि अगर भारतीय लोग जो भी अगर किसी तरह का संदेह हुआ कि ये किसी अंग्रेज के खिलाफ है या फिर किसी के खिलाफ है, ये फिर या फिर ये राष्ट्र के खिलाफ है, यानी कोई भी कानून है उसके खिलाफ ही कर रहा है, थोड़ा संदेह अगर किसी तरह से हो गया, उसको क्या करता था, बिना उसके ऊपर कोई मुकदमा, कोई मतलब नहीं, सिर्फ शक के आधार पर क्या करता था, उसको काला कानून यानी रौलेट मतलब गिरफ्तार करके उसको जेल में डाल देता था। इसी को जो है काला कानून या फिर रौलेट एक्ट कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा, क्लियर। यानी भारतीय ऐसे मतलब व्यक्ति को संदेह के आधार पर अंग्रेज द्वारा एक कानून लागू हुआ था, भारतीय व्यक्ति को संदेह के आधार पर उसके गिरफ्तारी कर ली जाती थी। बस इसी कानून को जो है काला कानून के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसको काला कानून नाम दिया, काला कानून नाम दिया, क्योंकि कानून देख के आप लोग को लग रहा होगा कितना खतरनाक कानून है। यानी शक करना मतलब समझ लो जेल में जाना। कह रहा कि जजिया क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि अकबर के काल में लागू किया गया है जजिया, एक प्रकार का कर है। ये ऐसा क्वेश्चन आप लोग नहीं लिखना है। एक बार जो वायरल हुआ क्वेश्चन था कि जजिया क्या था, तो लिख दिया था कि अकबर का मतलब गर्लफ्रेंड का नाम रजिया था, रजिया के कहने पर कर दिया साहब जजिया, ऐसा कुछ समथिंग कुछ था, याद नहीं आ रहा है फिलहाल। यहाँ पे कह रहा है जजिया क्या है, इसके बारे में लिखना आप लोग को कि अकबर के काल में लागू किया गया एक जजिया, एक प्रकार का कर है, कर मतलब टैक्स है। ठीक है, ये शुल्क जो था मुगल काल में धार्मिक स्थलों के रखरखाव और निर्माण के लिए किया जाता था। जिस तरह होता है ना, अभी मंदिर मस्जिद वगैरह होता है, उसके लिए हम लोग चंदा वसूली करते हैं। ठीक है, और वसूली करके क्या करते हैं कि वो मतलब मंदिर या फिर मस्जिद जो भी हो उसका बनावट करते हैं, उसको सजाते हैं, अच्छी करते हैं, उसकी मरम्मत करते हैं। ठीक है, तो अभी क्या होता है कि खुशी से होता है, जिसका जो खुशी हो वो करता है। ठीक है, लेकिन उसमें अकबर काल में क्या था कि जजिया एक प्रकार कर था, शुल्क था, जो कि मुगल काल में धार्मिक स्थलों को रखरखाव और निर्माण के लिए किया जाता था। ये कर जो है गैर मुसलमानों से नहीं लिया जाता था, किंतु औरंगजेब ने जो है इसे गैर मुसलमानों पर भी लागू कर दिया। यानी ये जो है मुसलमानों से लिया जाता था, और क्या होता था अकबर के काल में, और ये जो भी धार्मिक स्थल था उसका मतलब मरम्मत रखरखाव के लिए करता। लेकिन जब औरंगजेब आया, उन्होंने क्या किया, ये जो है गैर मुसलमान जो कि मुस्लिम नहीं थे उससे भी करना ना, तुम भी दोगे इसका कर और तुम भी इसमें शामिल होगे। ठीक है, तो ये ज़बरदस्ती वाली बात हो गई ना। तो कोई भी हो, फिलहाल यहाँ पे एक पॉइंट, ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अंग्रेज औरंगजेब ने इसे गैर मुसलमान पर लागू किया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इंपॉर्टेंट ये है कि अकबर काल में लागू किए गए थे जजिया एक प्रकार कर है या शुल्क है, जो मुगल काल में धार्मिक स्थलों के रखरखाव निर्माण के लिए किया जाता था। ये मतलब ये कर जो सिर्फ गैर मुसलमानों से नहीं लिया जाता था, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल ये पॉइंट चाहे तो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कराए कि कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, सॉरी ऑप्शन तो नहीं है, मतलब आंसर आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है कि कलिंग युद्ध में भीषण रक्तपात को देखकर अशोक का दिल जो है दहल गया। ठीक है, यानी अशोक जो है लड़ाई किया था, बहुत ही खतरनाक लड़ाई, वो कलिंग युद्ध जो हुआ था। ठीक है, इसका चर्चा आप लोग पहले से जानते होंगे। ठीक है, इस युद्ध में क्या हुआ, बहुत ही रक्तपात हुई, यानी बहुत ही लोगों का हत्या हुई, बहुत लोग का जो है मतलब खून जो है पूरे मैदान में बिखरे हुए थे, भरे हुए थे। ठीक है, इसको देखकर अशोक का दिल जो है दहल गया, उसे युद्ध के नाम से घृणा होने लगी, नफरत होने लगी। क्या ये युद्ध कर रहे हैं, आखिर हमको भी जाना है इसी तरह इस दुनिया से, तो फिर ये क्या युद्ध करके इस तरह लोगों को जान मार के। तो फिर क्या हुआ, और उसने भविष्य में युद्ध न करने की शपथ ली, और उस दिन से वो अपने आप पे एक शपथ लिया कि हमको भविष्य में आज तक और कोई भी युद्ध नहीं लड़ना था। उस दिन से अशोक ने अपने पुराने जीवन को भूलकर बौद्ध धर्म को अपनाया, और तभी से कहता है कि अशोक जो है किसके कहने पर या फिर किसके प्रभाव से बौद्ध धर्म को अपनाया, तो कलिंग युद्ध के प्रभाव से। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है। फिलहाल जो है ये भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि अशोक जो है किस धर्म को अपनाया था, तो वो बौद्ध धर्म को अपना था। ये ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो तब से वो जो है भूलकर मतलब अपने पुराने जीवन को भूल करके बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इस तरह जो अशोक का जो प्रभाव पड़ा था, यानी पहले किस तरह का था, फिर और क्या युद्ध होने के बाद वो किस तरह का बदलाव लाया, तो इस चीज़ के बारे में आप लोग को इस तरह लिख देना है। अगर आप लोग इस तरह लिख दें तो मैं आपको 100% कहता हूँ एक भी मार्क्स आपका नहीं कटेगा। उम्मीद है कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। इस तरह के आप लोग को क्वालिटी कंटेंट चाहिए तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करेंगे, शेयर करेंगे फ्रेंड के साथ आप लोग। और आप लोग को बताते हैं PDF कैसे लेना है। पहले आप लोग को प्रॉमिस किए थे कि फ्री में बिल्कुल आप लोग को PDF दिया जाएगा। तो इसका PDF लेने के लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैं आपको बता रहा हूँ सिंपली उसी तरह करना है, नहीं तो फिर आप लोग का PDF डाउनलोड नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग अगर चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले आप लोग गूगल में आना है। ठीक है, कहाँ पे आना है, गूगल पे आना है। जैसे गूगल पे आएंगे, अब वहाँ पे आपको सिंपली टाइप करना है, क्या करना है, हिस्ट्री VVI। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्या लिखना है, हिस्ट्री VVI सब्जेक्टिव
क्वेश्चन, यही चीज़ लिख करके आपको सिंपली सर्च कर देना। सही से देखेंगे, जिस तरह हम लिखे हैं उसी तरह आपको सर्च करना, ठीक है। सिंपल इस तरह लिख करके आपको सर्च करना। उसमें नेट ऑफ था इसलिए सर्च नहीं हुआ। चलिए ऑन करने के बाद तो हम सर्च कर रहे हैं। जैसे आप सर्च करेंगे ना तो आपके नीचे आएगा www.boardpareekshha.com से आएगा हिस्ट्री क्लास 12 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। इसमें सिंपली आप लोग को एक बार क्लिक कर लेना, ठीक है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे ना तो आपको सामने जो वेबसाइट खुलेगा सिंपली उस वेबसाइट के अंदर चले जाना है, ठीक है। ये वेबसाइट खुल रही है और सिंपली थोड़ा सा वेट करना आप लोगों को खुलने तक। पूरा जब खुल जाएगा तो आपको नीचे आना है, ठीक है। और जहाँ भी इस तरह का आपको एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है पे इस तरह का एडवर्टाइजमेंट अगर आप लोग को दिख रहा है जैसे आप लोग बताए थे, तो एक बार इसमें आप लोग क्लिक कर लेंगे, ठीक है। ये एडवर्टाइजमेंट जो भी आपको पसंद आए, कोई भी एडवर्टाइजमेंट, सिंपली आप सभी को एक बार क्लिक जरूर करना है उसको, ठीक है। उसमें क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा कुछ हो तो हमको बेनिफिट मिल जाएगा। आप लोग चाहते हैं ना कि अगर हम फ्री में आपको कंटेंट प्रोवाइड करें तो आप उसका थोड़ा बेनिफिट दे दें हमको, ठीक है। तो सिंपली आपको जो यहाँ से चाहे तो आप इसको पूरा अच्छी तरह से डेली आकर के पढ़ सकते हैं। हमेशा यहाँ पे सिर्फ इतना ही नहीं, हर एक सब्जेक्ट का कुछ सब्जेक्ट मिल जाएगा इसमें, ठीक है। तो आप इस वेबसाइट को याद रखेंगे या फिर स्क्रीन में होम स्क्रीन में ऐड कर देंगे, आपको नीचे में आएगा ऐड टू होम स्क्रीन, तो वहाँ से ऐड करके ये सारे क्वेश्चन को यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरा का, या फिर चाहे तो PDF के रूप के लिए तो आप जब इस तरह क्रोम ब्राउज़र में आएंगे ना तो यहाँ पे आपको 3 डॉट दिखेगा। कहाँ पे? ये ऊपर में दिख रहा है आपको 3 डॉट, ऊपर में वहाँ पे आपको 3 डॉट दिखेगा। क्रोम ब्राउज़र से खोलेंगे तो सिंपली इसी में क्लिक करना है और आप नीचे में क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे आपको जो है इसको शेयर करने का ऑप्शन आएगा। जैसे क्रोम ब्राउज़र से खोलेंगे, मैं एक बार इसको क्रोम ब्राउज़र से खोल लेता हूँ, अभी क्रोम ब्राउज़र से नहीं खुला हुआ इसलिए, ठीक है। जैसे हम क्रोम ब्राउज़र से खोल गए, ये जो अभी 3 डॉट का ऑप्शन है यहाँ डाउनलोड तरह का दिख रहा है, इसको चाहे तो आप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। डाउनलोड करेंगे तो भी ये PDF की तरह वहीं पे मतलब वेबसाइट में रहेगा, लेकिन आप चाहते हैं इसको PDF के रूप में सेव करना है तो शेयर वाला ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, इस शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। लिंक के रूप में इसको सेव करके कहीं पे पेस्ट करके रख सकते हैं, आ सकते हैं। फिलहाल आपको PDF में करना तो आपको मोबाइल में इस तरह का प्रिंट का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। ये प्रिंट वाले ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे देखो सेव एज PDF वाला ऑप्शन आपके सामने इस तरह का आ जाएगा मोबाइल में, ठीक है। जैसे आ जाएगा तो वो कंटेंट थोड़ा लोड हो रहा है इसलिए थोड़ा लेट लग रहा है, ठीक है। इस तरह जैसे मोबाइल में आएगा, मैं थोड़ा वेट कर ले रहा हूँ आप लोग का लोड होने के लिए, फिर आपको दिखाता हूँ। देखिए आप यहाँ पे आपको इस तरह आ जाएगा। जो भी पेज को आपको कट करना है सिंपल उस पर टिक करेंगे, वो कट हो जाएगा। इसको कट करना, टिक करेंगे, कट हो जाएगा। और देखो ये कट करेंगे, टिक कट हो जाएगा, ये कट करेंगे, कट हो जाएगा। देखो क्वेश्चन ऐसे शुरू है, इसको रखेंगे टिक लगा हुआ, इसको टिक लगा रखेंगे। ये जो भी फालतू चीज़ है आप इसको टिक लगा करके हटा देंगे, ठीक है। मतलब टच करके हटा देंगे, वो हट जाएगा, ठीक है। और एक दो जो पेज है इसको हटा देंगे। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, उसको सेव करना है। अगर सारे को PDF के रूप में करना चाहते तो कर सकते हैं। फिलहाल जो है ये सब जो है हट गया, ठीक है। उसके बाद आप ऊपर में जो सेव वाला बटन दिख रहा है ना, ये सेव वाला बटन सिंपली उसी में क्लिक करके आपको सेव कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह आप करके आप अपने मोबाइल में PDF के रूप में आसानी से सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये PDF के बारे में हम लोग बता दें। फिलहाल अगर आप लोग इतना दिक्कत नहीं करना तो उसी वेबसाइट में डेली आकर के देखना है जैसे आपको बताएं, और वहीं से आकर के आप लोग को सारे चीज़ को डाउनलोड करना है। ये फाइल में आएगा और यहाँ पर नाम लिख करके आपको सेव कर देना है। जैसे हम यहाँ पे आए, इसको हम सेव कर दें, ठीक है। वो मेरा सेव हो चुका है मेमोरी में। और ये देखो ये आपको इस तरह से फिर वेबसाइट में जब सेव कर लेंगे तो वेबसाइट में आपको लेकर के आ जाएगा। तो इस तरह आप लोग को PDF डाउनलोड करना है। आप एक नई चीज़ सीख लिया। और जो भी एडवर्टाइजमेंट वगैरह सब दिखा रहा है, ये सारे चीज़ एडवर्टाइजमेंट पे आप लोग को एक बार क्लिक कर लेना, ठीक है। ये चीज़ आप लोग को बार बार कह रहे हैं हम, ऊपर में जो भी एडवर्टाइजमेंट दिखा रहा है इसको एक बार क्लिक कर लेना, ठीक है। तो यहीं तक हम वीडियो को समाप्त करते हैं। जब तक के लिए मिलते हैं अगले नई वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।